एक बहुत ही गहरे, अशांत और बिल्कुल अदृश्य समुद्र की कल्पना कीजिए। मतलब सतह पर तो सब कुछ एकदम नॉर्मल दिख रहा है, लहरें अपनी लय में बह रही हैं और जो व्यापारिक जहाज हैं वो अपने रास्तों पर निकल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उस शांत सतह के सैकड़ों मीटर नीचे समंदर के उस घने अंधेरे और भारी दबाव के बीच एक विशालकाय मशीन खामोशी से गश्त कर रही है। और ये कोई साधारण पनडुब्बी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये भारत की सुरक्षा का एक नया और अचूक स्तंभ है। हम बात कर रहे हैं 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल हुई INS अरिदमन की, जो कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है। जी। तो आज की इस डीप डाइव में हमारे सामने रक्षा मंत्रालयों की विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट्स है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल आर्टिकल्स है और नेवल स्ट्रैटेजी के कुछ बहुत ही जटिल दस्तावेजों का एक पूरा स्टैक रखा है। और हमारा मिशन आज सिर्फ इसके आंकड़े अपूजे समझना नहीं है। राइट। हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि ये मशीन आखिर काम कैसे करती है, इसके पीछे की जो जटिल भौतिकी है वो क्या है, और सबसे अहम बात कि ये भारत की रक्षा रणनीति को कैसे बदल रही है। एग्जैक्टली मतलब ये मशीन ना एक शतरंज के उस मोहरे की तरह है जो बोर्ड पर नजर तो नहीं आता, लेकिन खेल के हर नियम को अपनी मर्जी से बदल देता है। बहुत सही तुलना की आपने। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं और इस अदृश्य ताकत की गहराई में उतरते हैं। हाँ, तो देखिए, इस अदृश्य ताकत को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इसके बुनियादी ढांचे को समझना होगा। जो दस्तावेज हमारे पास हैं उनके अनुसार INS अरिदमन एक SSBN श्रेणी की पनडुब्बी है। मतलब सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर। बिल्कुल सही। और इसे पूरी तरह से स्वदेशी ATV यानी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। तो ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। एकदम नहीं। ये दशकों के वैज्ञानिक अनुसंधान का नतीजा है। तकनीकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या जिसे हम विस्थापन क्षमता कहते हैं वो 7000 टन है। बाप रे, 7000 टन! मतलब ये सुनने में ही ऐसा लगता है जैसे कोई बहुमंजिला इमारत पानी के नीचे तैर रही हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अक्सर जब हम लड़ाकू जहाज़ों या विमानों की बात करते हैं तो हल्का और तेज होना बेहतर माना जाता है ना? हाँ, ज्यादातर मामलों में हाँ। तो फिर एक पनडुब्बी के लिए इतने भारी भरकम वजन का विज्ञान क्या है? मतलब ये भारी होना इसके लिए एक ताकत कैसे बन जाता है? देखिए, ये सीधे तौर पर न्यूटन के गति के नियमों से जुड़ा है। SSBN का जो मुख्य काम है वो तेजी से भागना या किसी दुश्मन से डॉग फाइट करना नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका मुख्य काम क्या है? इसका काम है एक स्थिर मिसाइल लॉन्च पैड की तरह काम करना। जब पानी के नीचे से कई टन वजनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी आती है ना, तो वो पीछे की तरफ एक बहुत ही भयानक रिकॉइल या झटका पैदा करती है। समझे। तो अगर पनडुब्बी हल्की होगी तो मिसाइल लॉन्च होते ही वो पानी में अपना संतुलन खो देगी। वो पलट भी सकती है या उसके उपकरण टूट सकते हैं। अच्छा, तो ये जो 7000 टन पानी हटाकर जगह बनाई गई है, हाँ, ये इस पनडुब्बी को एक जड़त्व या इनर्शिया देती है। एग्जैक्टली। यही वो भारी भरकम स्थिरता है जिससे मिसाइल लॉन्च के वक्त का वो भारी झटका आसानी से सोख लिया जाता है। मतलब ये स्थिरता ही इसकी सटीकता की सबसे बड़ी गारंटी है, एक स्थिर और छुपा हुआ मिसाइल बेस। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे इन तकनीकी दस्तावेजों में सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी, हाँ, वो है इसका पावर सोर्स। हाँ, वो तो है ही। रिपोर्ट्स बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती हैं कि इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर लगा हुआ है। हाँ जी, बार का बनाया हुआ रिएक्टर। हाँ, तो ये कोई ऐसा इंजन तो है नहीं जिसमें तेल डाला और धुआं निकला? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये रिएक्टर पानी के इतने गहरे दबाव के बीच आखिर ऊर्जा पैदा कैसे करता है? इसके काम करने का तरीका क्या है? मैं समझाता हूँ। ये जो प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर है, ये इंसानी इंजीनियरिंग का एक बेहद परिष्कृत तालमेल है। इसके नाम में ही सारा विज्ञान छुपा है, प्रेशराइज्ड यानी अत्यधिक दबाव वाला। हाँ। देखिए, रिएक्टर के कोर में यूरेनियम का विखंडन होता है, जिसे हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इससे कोर के अंदर अपार गर्मी पैदा होती है। अब इस कोर के चारों तरफ साधारण पानी बहता है जो इस गर्मी को सोखता रहता है। लेकिन भौतिकी का नियम तो ये कहता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलकर भाप बन जाता है। राइट। और रिएक्टर के अंदर का जो पानी है वो 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म होता है। बाप रे! तो वो उबलता क्यों नहीं? यहीं पर वो प्रेशर काम आता है।
इस पानी को इतने भयंकर दबाव में रखा जाता है कि वो उबल ही नहीं पाता। अच्छा, वो तरल अवस्था में ही बना रहता है। मतलब ये तो एक विशालकाय प्रेशर कुकर की तरह हो गया, बिल्कुल सही। जिसमें पानी का तापमान तो बहुत ज्यादा है लेकिन दबाव इतना है कि वो भाप में बदल ही नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली। अभी जो अत्यधिक गर्म और दबाव वाला रेडियो एक्टिव पानी है, ये प्राइमरी लूप में घूमता है। फिर ये एक हीट एक्सचेंजर से गुजरता है जहां इसके संपर्क में सेकेंडरी लूप का पानी आता है। लेकिन दोनों पानी आपस में मिलते नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, सिर्फ गर्मी का आदान प्रदान होता है। तो वो जो सेकेंडरी लूप का पानी है वो उबलकर उच्च दबाव वाली भाप बनाता है, और वही भाप टरबाइनों को घुमाती है जिससे बिजली बनती है। हाँ, और प्रोपेलर चलते हैं। अब चूंकि इसमें डीजल इंजन की तरह किसी दहन की जरूरत नहीं होती तो इसे ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए। ये तो कमाल है। मतलब अगर मैं इसे आम जिंदगी के किसी उदाहरण से जोड़कर देखूं तो ये किसी ऐसे स्मार्टफोन की तरह है जिसकी बैटरी कभी खत्म ही नहीं होती। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, क्योंकि जो पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि उनके इंजनों को ऑक्सीजन चाहिए। बिल्कुल, उन्हें बैटरियां चार्ज करने के लिए हर कुछ दिनों में सतह पर आना पड़ता है, जिसे शायद स्नॉर्कलिंग कहते हैं। हाँ, स्नॉर्कलिंग। और जैसे ही कोई पनडुब्बी सतह पर आती है वो दुश्मन के रडार और सैटेलाइट का बहुत आसान शिकार बन जाती है। राइट, लेकिन अरिथमन के साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो अपनी ऊर्जा खुद बना रही है। एग्जैक्टली। असीमित ऊर्जा की यही अवधारणा परमाणु पनडुब्बी को एक खतरनाक रणनीतिक हथियार बनाती है। इसकी सहन शक्ति की तकनीकी तौर पर कोई सीमा नहीं है। मशीन कभी नहीं थकेगी, रिएक्टर सालों तक ऊर्जा देता रहेगा। तो इसकी सीमा सिर्फ इंसान है फिर? हाँ, बस मानवीय सीमा है कि अंदर मौजूद क्रू के लिए राशन कितने दिन का है और वो बिना सूरज की रोशनी देखे कितने महीनों तक पानी के नीचे रह सकते हैं। इसी वजह से अरिदमन किसी भी रडार की पकड़ से दूर दुनिया के किसी भी महासागर में महीनों तक शांति से बैठी रह सकती है, बिना किसी को अपनी भनक लगे। और यही छिपने की क्षमता इसे इतना खतरनाक बनाती है। ऊर्जा ने इसे एक अदृश्य भूत तो बना दिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सिर्फ छिपना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। असली डर तो इस बात का है कि ये पनडुब्बी अपने साथ क्या छिपा कर ली जा रही है। हथियारों का जखीरा। हाँ, अगर हम इसके हथियारों के विकास क्रम पर नजर डालें तो स्रोत ये बताते हैं कि अरिदमन इस श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। जी, 2016 में आईएनएस अरिहंत आई थी और फिर 2024 में आईएनएस अरिघात को शामिल किया गया था। लेकिन अरिदमन अपनी पुरानी पनडुब्बियों से एक अलग ही लीग में नजर आती है, खासकर अगर हम इसके वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम या वीएलएस की बात करें। यहीं पर अरिदमन एक बहुत लंबी छलांग लगाती है। अरिहंत और अरिघात की तुलना में अरिदमन में वीएलएस ट्यूब्स की संख्या एकदम दुगनी कर दी गई है। दुगुनी मतलब इसमें कितनी ट्यूब्स हैं? इसमें 8 वीएलएस ट्यूब्स हैं। अरे वाह! और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि वीएलएस काम कैसे करता है। समुद्र के सैकड़ों मीटर नीचे इतने भारी जल दबाव के बीच से एक मिसाइल को बाहर निकालना कोई छोटा काम नहीं है। हाँ, मैं वही सोच रही थी, अगर मिसाइल का रॉकेट इंजन पनडुब्बी के अंदर ही चालू हो जाए तो क्या होगा? तो निकलने वाली वो भयंकर आग और गैसें पूरी पनडुब्बी को ही पिघला देंगी। बाप रे! तो फिर ये मिसाइल बिना पनडुब्बी को नुकसान पहुंचाए पानी की इतनी मोटी परत को चीरकर हवा में कैसे पहुंचती है? यहाँ कौन सी तकनीक है? यहाँ जो तकनीक काम आती है उसे कोल्ड लॉन्च कहते हैं। कोल्ड लॉन्च, ये क्या होता है? देखिए, मिसाइल ट्यूब के नीचे एक गैस जनरेटर लगा होता है। लॉन्च के वक्त ये जनरेटर अचानक से बहुत भारी मात्रा में गैस पैदा करता है और वो गैस उच्च दबाव वाला एक बुलबुला बना देती है। ये गैस बबल मिसाइल को एक झटके में पनडुब्बी से बाहर पानी में धकेल देता है। अच्छा, मतलब रॉकेट इंजन अंदर चालू नहीं होता? बिल्कुल नहीं। मिसाइल बस पानी को चीरते हुए ऊपर उठती है और जैसे ही वो पानी की सतह को पार करके हवा में पहुंचती है, ठीक उसी मिलीसेकंड में उसके अपने रॉकेट मोटर इग्नाइट होते हैं। ओह, ये तो बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है। हाँ, और यही प्रक्रिया पनडुब्बी को किसी भी तरह के नुकसान या आग से बचाती है। अरिदमन एक साथ ऐसी कई मिसाइलें दागने की क्षमता रखती हैं। अब उन मिसाइलों पर आते हैं जो इन ट्यूब्स से दादी जानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2 तरह की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकती हैं। जी, SLBM। एक है K-15 जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है, और दूसरी है K-4 मिसाइल जो लगभग 3500 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाना लगा सकती है। बिल्कुल सही आंकड़े हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब जब हमारे पास K-4 जैसी 3500 किलोमीटर वाली उन्नत मिसाइल मौजूद है, तो पनडुब्बी में इतनी सीमित जगह होने के बावजूद छोटी दूरी की K-15 मिसाइलों को क्यों रखा गया है?
ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि हथियारों के मामले में तो हम यही मानते हैं ना कि रेंज जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर है। फिर ये पीछे की तरफ कदम क्यों? देखिए, सैन्य रणनीति में ना रेंज से ज्यादा विकल्प और समानुपातिक प्रतिक्रिया मायने रखते हैं। समानुपातिक प्रतिक्रिया मतलब प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स। हाँ। इसे सामरिक भाषा में टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी या रणनीतिक लचीलापन कहते हैं। हर खतरे का स्तर अलग होता है। मान लीजिए किसी संघर्ष की स्थिति में कोई सामरिक लक्ष्य केवल 500 या 600 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब अगर उस छोटे लक्ष्य के लिए हम 3500 किलोमीटर रेंज वाली भारी भरकम K4 मिसाइल दाग दें, तो दुश्मन के रडार उसे एक बड़ा स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर स्ट्राइक के रूप में देखेंगे। और इससे संघर्ष का स्तर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसे एस्केलेशन लैडर कहते हैं। मतलब एक छोटे से खतरे का जवाब देने के लिए हमने ऐसा हथियार इस्तेमाल कर लिया जिससे पूरी दुनिया में पूर्ण परमाणु युद्ध छिड़ जाए। ये तो एक तरह से कूटनीतिक आत्महत्या हो गई। एकदम सही कहा आपने। इसी एस्केलेशन को नियंत्रित करने के लिए ही छोटी दूरी की K-15 मिसाइलें रखी जाती हैं। आप समझे। ये सैन्य कमांडरों को एक ऐसा विकल्प देती हैं जो लक्ष्य के लिए सटीक और सीमित हो। और वहीं दूसरी तरफ K4 मिसाइल की भूमिका बिल्कुल अलग है। हाँ, उसका काम है महाद्वीपों के पार बैठे दुश्मन के गहरे अंदरूनी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना। तो इन दोनों मिसाइलों का मिश्रण अरिधमन को एक ऐसा मंच बनाता है जो किसी भी स्तर के खतरे का बिल्कुल नपातुला और उचित जवाब दे सके। एग्जैक्टली। ये जो हथियारों की विविधता और एस्केलेशन को नियंत्रित करने की थ्योरी है ना, हाँ, ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे दार्शनिक और रणनीतिक हिस्से की ओर ले जाती है, परमाणु निवारण की तरफ। हाँ, न्यूक्लियर डिटरेंस। तकनीकी दस्तावेजों से परे अगर हम रक्षा नीतियों को ध्यान से पढ़ें तो इन हथियारों को बनाने का अंतिम लक्ष्य कभी भी युद्ध करना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इनका लक्ष्य होता है युद्ध को होने से रोकना। डिटरेंस की तो पूरी नींव ही इसी सिद्धांत पर टिकी है। भारत की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो इसी का एक विस्तार है। यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हाँ, इस नीति के तहत भारत कभी भी आक्रामकता दिखाते हुए पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इस शांतिपूर्ण नीति को कोई कमजोरी न समझ ले, इसके लिए खौफनाक शर्त भी तो जुड़ी हुई है ना। बिल्कुल जुड़ी हुई है, और वो शर्त है दुश्मन के मन में ये पूरा यकीन स्थापित करना कि अगर उसने भारत पर हमला करने की भूल की तो भारत का जो पलटवार होगा, जिसे हम सेकंड स्ट्राइक कहते हैं, हाँ, वो सेकंड स्ट्राइक इतनी भयंकर और निश्चित होगी कि दुश्मन का पूरा वजूद ही मिट जाएगा। और यहीं पर अरिधमन जैसी पनडुब्बी की अहमियत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हमारे पास केवल जमीन या हवा से मार करने वाली मिसाइलें ही हों तो कोई भी देश पहले हमला करके हमारे साइलोज और हवाई पट्टियों को नष्ट कर सकता है। एकदम सही। लेकिन पानी के भीतर छिपी पनडुब्बी को ढूंढना तो लगभग नामुमकिन है। तो ये एक तरह की अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी है। पनडुब्बियों का पता लगाना इतना मुश्किल क्यों है? हाँ? इसका भी एक बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है। अच्छा, क्या कारण है? देखिए, समंदर का पानी एक समान नहीं होता है। उसमें तापमान की अलग अलग परतें होती हैं, जिन्हें थर्मोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन? हाँ। जब सोनार की ध्वनि तरंगें इन परतों से टकराती हैं तो वो मुड़ जाती हैं या बिखर जाती हैं। अरे वाह! और एक SSBN कमांडर इन्हीं थर्मल लेयर्स के नीचे अपनी पनडुब्बी को छिपा कर रखता है, जहां दुनिया का कोई भी उन्नत सेंसर उसे नहीं ढूंढ सकता। मतलब समंदर खुद उसे छुपाने में मदद कर रहा है। बिल्कुल। यही कारण है कि अरिधमन जैसी पनडुब्बी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की सबसे मजबूत गारंटी है कि अगर जमीन और आसमान जल भी जाएं, तब भी समंदर की गहराइयों से एक ऐसा पलटवार होगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। और इसके साथ ही भारत का परमाणु ट्रायड अब पूरी तरह से परिपक्व हो गया है। ट्रायड का अर्थ है जमीन, हवा और समुद्र, तीनों माध्यमों से परमाणु हमला करने की निर्विवाद क्षमता। जी, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पन्नों में ये ट्रायड कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल नहीं। विश्व में केवल 5 देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और अब मजबूती के साथ भारत, जो इस एलीट क्लब का हिस्सा हैं। और ये एलीट क्लब कोई औपचारिक संगठन तो है नहीं, ये उन देशों का समूह है जिन्होंने तकनीकी जटिलता के शिखर को छू लिया है। एक विश्वसनीय न्यूक्लियर ट्रायड अंतर्राष्ट्रीय मेज पर एक अलग ही तरह का वजन और सम्मान स्थापित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी विरोधी देश कभी भी परमाणु ब्लैकमेल की नीति का इस्तेमाल न कर सके। तो परमाणु प्रतिरोध और बड़े युद्धों को रोकने के इस मैक्रो या बड़े परिदृश्य पर तो हमने विस्तार से बात कर ली है। जी। लेकिन रक्षा दस्तावेजों का एक हिस्सा
रोजमर्रा की सुरक्षा चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है। बिल्कुल, हिंद महासागर की सुरक्षा। हाँ, क्योंकि हिंद महासागर एक बेहद व्यस्त व्यापारिक और रणनीतिक मार्ग है। यहाँ दुश्मन देशों की पनडुब्बियां लगातार जानकारी जुटाने और टोह लेने आती रहती हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के पास वर्तमान में 16 पारंपरिक यानी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं और अब भारत भविष्य की SSN पनडुब्बियों पर तेजी से काम कर रहा है। तो मैं ये समझना चाह रही थी कि जब हमारे पास अरिदमन जैसी परमाणु पनडुब्बी है तो इन SSN पनडुब्बियों की अलग से क्या जरूरत है? देखिए, ये एक बेहद महत्वपूर्ण सामरिक अंतर है जो हमें समझना होगा। इन दोनों में मौलिक अंतर क्या है? दोनों पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलती हैं, दोनों में रिएक्टर होता है और दोनों असीमित समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। ठीक है। लेकिन दोनों का मिशन बिल्कुल विपरीत है। अरिदमन एक SSPN है। हाँ। इसका काम है महाविनाशक बैलिस्टिक मिसाइलें लेकर गहरे समुद्र में किसी अंधेरे कोने में छिप जाना और तब तक कुछ न करना जब तक देश के अस्तित्व पर खतरा ना आ जाए। अच्छा, और SSN का क्या काम है? दूसरी तरफ जो SSN होती हैं वो अटैक सबमरीन्स होती हैं। ओके। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं होती, इनका हथियार टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइलें। तो अगर मैं इसे एक मेंटल पिक्चर के जरिए समझूं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अरिदमन एक छिपे हुए स्नाइपर की तरह है? हाँ। जो एक दूर दराज की सुरक्षित जगह पर तैनात है और जिसका इस्तेमाल केवल आखिरी और सबसे खतरनाक विकल्प के रूप में किया जाएगा? बिल्कुल सही। जबकि जो SSN है वो एक फ्रंट लाइन पेट्रोल ऑफिसर है जो रोजमर्रा के खतरों से निपटता है, दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा करता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लेता है। ये उपमा दोनों के बीच के रणनीतिक अंतर को एकदम स्पष्ट कर देती है। देखिए, हिंद महासागर में मलक्का जलडमरू मध्य जैसे कई चोक पॉइंट्स हैं जहां से भारी व्यापार होता है। राइट। तो दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए आपको गति और सहन शक्ति दोनों चाहिए। पारंपरिक पनडुब्बियां अपनी बैटरी की वजह से ना तो तेज भाग सकती हैं और ना ही लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। हाँ, उन्हें स्नॉर्कलिंग के लिए ऊपर आना पड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन एक SSN अपनी परमाणु ऊर्जा की बदौलत हफ्तों तक दुश्मन की पनडुब्बी का पीछा कर सकती है। तो भारत के नौसैनिक बेड़े में SSBN का काम युद्ध को रोकना है और जबकि SSN का काम हिंद महासागर में सामरिक दबदबा बनाए रखना है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर भारत की समुद्री रणनीति एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर चल रही है। एक तरफ अरिदमन है जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश हमें बड़े हथियारों का डर ना दिखा सके, तो और दूसरी तरफ फ्रंटलाइन पेट्रोलिंग के लिए नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। और INS अरिदमन का स्वदेशी निर्माण ये साबित करता है कि उन्नत रिएक्टर बनाने से लेकर पानी के नीचे मिसाइल दागने की जो जटिल भौतिकी है, हर स्तर पर भारत में एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का इससे बड़ा प्रमाण और कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। सोचिए, 7000 टन के ढांचे में एक मिनी न्यूक्लियर सिटी बसाना और उसे समुद्र की गहराई में सुरक्षित रूप से संचालित करना, ये तकनीकी कौशल की पराकाष्ठा है। सही बात है। अरिदमन सिर्फ एक सैन्य संपत्ति नहीं है, यह भारत की वैज्ञानिक दृढ़ता और भू राजनीतिक परिपक्वता का जीता जागता सबूत है। तो इस पूरी गहन चर्चा के सभी पहलुओं को समेटने के बाद एक विचार उभर कर सामने आता है जिस पर हम सबको गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। आज हमने रिएक्टरों, विस्थापन क्षमता, गैस बुलबुलों और मिसाइलों के प्रकार पर बहुत विस्तार से बात की। बिल्कुल। लेकिन इन तकनीकी आंकड़ों से परे एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। आज की दुनिया बेहद पारदर्शी है। हर पल आसमान से सैटेलाइट नजर रख रहे हैं, हर फोन ट्रैक हो रहा है। प्राइवेसी तो जैसे बची नहीं है। हाँ, तो ऐसे दौर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के खेल में एक ऐसी मशीन का मनोवैज्ञानिक असर क्या होता होगा जो महीनों तक बिना किसी को दिखे समुद्र के अंधेरे में रह सकती है। ये सच में सोचने वाली बात है। जो बिना अपनी जगह बताए हजारों किलोमीटर दूर से अचूक निशाना लगा सकती है।